हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग फटाफट हमें बताइए कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। हमारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है भाई? फटाफट बताइए। राधे राधे सभी लोगों को। ऑडियो क्लियर है आज? वाह बेटा वाह! मतलब तुरंत क्या कहते हैं, कारण नहीं जानोगे, तुरंत क्या कहते हैं, गोली दागना शुरू कर देते हो, हैं? ये कोई बात हुई? ऐसे गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर, बहुत अच्छे। सभी लोग फटाफट। आप लोगों का क्लास कितने टाइम तक होता है ज़रा हमें बताइए? इसका टाइमिंग क्या है आप लोगों का? गुड परफॉर्मेंस। टाइमिंग क्या है? जैसे 11 बजे से कितने बजे तक? 11 से तो मैं लेता हूँ 1 बजे तक। उसके बाद 9 से 11, 11 से 1, 8 से 1 से 8 पीएम। 3 बजे तक रहता है। अच्छा, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट अब क्लास पे ध्यान देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अड्डा 247 ऐप जो है, यहाँ पे आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलता है, क्विज़ेस मिलती हैं। हम आप लोगों को बता भी चुके हैं और कितनी बार बताएं, बिहार अड्डा 247 जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी का एमसीक्यू आप लोगों को यहाँ पे मिलना शुरू होगा। यानी कि जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी का एमसीक्यू। ये करना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप लगभग समझ लीजिए, अगर राउंड फिगर माने तो 15 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं, और 15 दिन एग्ज़ाम के जो बचे हैं, ये 15 दिन को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें बहुत सूटेबल तरीके से आपको मैनेज करके पढ़ना है। तभी क्या कहते हैं, क्योंकि निर्णायक जंग लास्ट में ही होती है। सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ करिए, ज़रूर करिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। काहे अनसब्सक्राइब कर दिए हो? हैं? बालक मैं तो करा रहा हूँ, रोज कराऊंगा, आज भी क्लास है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए इधर। आज का अपना चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है लाइट, यानी कि प्रकाश। ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या होता है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। प्रकाश के बारे में अगर हम देखें, तो जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस स्टूडियो में हम पर बहुत सारा प्रकाश गिर रहा है। गिर रहा नहीं गिर रहा है, उसी में हमारा वीडियो भी विजिबल है, और उसी में हम भी आपको विजिबल हैं। ठीक है? तो बहुत सारा प्रकाश इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। लेकिन सबसे पहला, या पूरे इकोसिस्टम में अगर प्रकाश का सोर्स हम माने, ध्यान दो, बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है? अगर सारे इकोसिस्टम में हम प्रकाश का सबसे पहला सोर्स माने, तो प्रकाश का सोर्स कौन है? तो सूर्य है। प्रकाश, जैसे हमारे चेहरे पे जो प्रकाश पड़ रहा है, या बहुत सारा जो प्रकाश हम पर गिर रहा है, इससे आपको देख के लगता होगा, इससे आपको देख के लगता होगा कि ये प्रकाश किस कलर का है, तो प्रकाश सफ़ेद दिख रहा है।
लेकिन बाबू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रकाश सफेद होता है। प्रकाश की अगर हम बात करें, जो लाइट है, लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट में टोटल जो कलर होते हैं लाइट में, वो कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं। इन कलर्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। विबग्योर यानी कि ये 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से मिलकर ही कोई ना कोई प्रकाश बना होता है, ठीक है? वो आप बनने के बाद आपको सफ़ेद दिखता है, बनने के बाद आपको पीला दिखता है, बनने के बाद आपको लाल दिखता है, ये अलग मैटर है। लेकिन चाहे वो लाल दिखे, चाहे वो सफ़ेद दिखे, कोई भी किसी भी टाइप का प्रकाश हो, कैसा भी दिखे, उसमें 7 रंग होते ही होते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब 7 रंगों से जो अपना प्रकाश बाबू बना है, इस प्रकाश के बारे में अगर हम देखें, तो प्रकाश के बारे में ये माना जाता है कि इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब होता है कि इसकी दोहरी प्रकृति होती है। जैसे तुम लोगों का भी डुअल नेचर है। जैसे हम कहते हैं कि आप थ्योरी के साथ एमसीक्यू ज़रूर करो। अब जब करा रहे हैं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तब भी तुमको नहीं समझ आता, तुम नहीं आते हो। तो ये क्या है? ये तुम्हारा डुअल नेचर। यहाँ कहते हो यस सर आएँगे और वहाँ फिर गायब होते हो। फिर अगले दिन हम तुमसे कहते हैं, तो ये तुम्हारा डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब होता है दोहरी प्रकृति, ठीक है, समझे? तो जैसे प्रकाश है, तो इसका भी दोहरी प्रकृति है। हाँ, सुरभि, मैं जानता हूँ। तो इसकी दोहरी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी दोहरी प्रकृति के बारे में 2 वैज्ञानिकों ने बताया। क्या बताया भाई? कौन-कौन से वैज्ञानिक थे? तो एक हाइगेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाइगेंस का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। और दूसरा आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। सुना नहीं सुना? इन 2 लोगों ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया था। हाइगेंस साहब जो थे, इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है, ये तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? वेव के रूप में चलता है। कौन से रूप में चलता है? वेव के रूप में चलता है। और जो आइंस्टीन साहब थे, इन्होंने बताया ऐसा नहीं है। ये छोटे-छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। और ये छोटे-छोटे पार्टिकल के रूप में चलते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। इसी को आइंस्टीन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? आइंस्टीन के प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी सबसे खास बात तुमको आज बताते हैं। आइंस्टीन साहब को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो इसी प्रकाश के कणिका सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन आइंस्टीन को जो दुनिया में पहचान मिली थी, वो इनकी एनर्जी की जो थ्योरम थी, उस एनर्जी की थ्योरम के कारण दुनिया में इनको पहचान मिली। एनर्जी की थ्योरम तो आप लोगों जानते होंगे, E=mc²। जानते नहीं जानते? तुमको एक इससे रिलेटेड कहानी सुना देते हैं, याद आ गई, छोटी-सी है, सुना दें? अगर तुम लोग सुनो तो सुना देते हैं। देखो, आइंस्टीन साहब ने जब E=mc² को डिस्कवर किया था, ठीक? तो उस समय बहुत उपलब्धि इनको मिली थी। हर देश से बुलावा आ रहा था। सब कह रहे थे आइए भई हमारे यहाँ भी इसको प्रूफ करके बताइए कि ये एनर्जी थ्योरम कैसे काम करती। तो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन तो जाते थे, उनके साथ भाई उनका पीए भी जाता था, जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। हर मीटिंग, हर सेमिनार में वो साथ ही रहता था। एक समय ऐसा था कि उसका पीए को सब चीज़ रट गया। ए एक समय ऐसा था कि उसका जो पीए था, उसको सब चीज़ें क्या हो गई? रट गई। सारी चीज़ें उसको क्या हो गई? क्लियर हो गई। तो जब पीए को सारी चीज़ें उसके रट गई, तो पीए ने क्या कहा कि सर आप जब जहाँ जाते हो, वहाँ एक ही बात बताते हो, ये तो हम भी बता सकते हैं। यही उन्होंने बोला। तो कहा अच्छा बेटा तुम इतने होशियार हो गए हो, तो तुम हमें ही समझा दो। तो उन्होंने उनको आइंस्टीन को उसने समझा दिया पूरा। तो आइंस्टीन साहब जब समझाते थे तो लास्ट में बोलते थे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसने भी पूरा समझाया, लास्ट में बोल दिया,
अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। यानी कि इससे यह बात साबित होती है कि वो क्या था, वो वेल ट्रेंड था, आइंस्टीन वेल एजुकेटेड थे। तो अगर कोई चीज रटते हो तो उसमें आप क्या कहते हैं, पास तो हो सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो ये जो दोहरी प्रकृति थी, वैसे अगर हम बात करें, कोई भी तरंग जो होती है ये भी पार्टिकल से ही बनी होती है। किससे बनी होती है? पार्टिकल से ही बनी होती है। तो इसलिए दोहरी प्रकृति दो लोगों ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षक भर्ती में अलग अलग स्टेटों में कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने समझाया था? तो आइंस्टीन ने समझाया था। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये किसने बताया था? तो ये आंसर क्या होगा? हाइगेंस। हाइगेंस ने ही बताया था कि ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक, ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो क्या कहती हैं? ट्रैवल करती हैं। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनकी थोड़ी क्या कहते हैं, स्पीड भी जान लेते हैं। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश के स्पीड साउंड से जस्ट उल्टा होती है। जैसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल जो होती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। हम बता चुके हैं निर्वात क्या होता है। निर्वात उस माध्यम को कहते हैं जहां पे हवा ना हो। ठीक है। मेरा तो स्पीड बहुत कम है सर, किस चीज का? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जहां हवा ना हो कितनी होती है, तो इसमें होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती। एक बात तुम्हारे शिक्षक भर्ती में ही उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती। अब ये तो ऐसा मीडियम है। दूसरा एक ऐसा मीडियम पूछ लिया कि बताओ हवा यानी कि वायु जो होती है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती। इसमें 99.9% लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, धोखा है ये। यहाँ पे जान लीजिए, हवा में अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो हवा में भी इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वैक्यूम में ही होती है, और सबसे कम किस में होती है प्रकाश की चाल? तो याद रखिएगा, ठोस जो होता है यानी कि सॉलिड, सॉलिड में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें है, तो आंसर होगा सॉलिड। यानी कि इसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो नेग्जिबल होगी। नेग्जिबल का मतलब होता है ना के बराबर। अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं, ना के बराबर, यानी कि लगभग जीरो कह सकते हैं, क्योंकि हम ये आपको बता चुके हैं कि साइंस जो है वो कभी जीरो का समर्थन नहीं करती है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो मेरे लाल, सब लोग बताओ, यहां तक क्लियर है? जितना बता रहे हैं अंतिम समय में उतना पढ़ लो। तो हम सोच रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इतना बता दें कि क्वेश्चन बाहर ना जाए, लेकिन तुम लोग कानून मंत्री बने घूम रहे हो, ये बता दो वो बता दो। हम तो सब बता दें, हम तो इंटर की फिजिक्स पढ़ा दें, लेकिन क्या इतना समय अलाउ करता है? बोलो। ठीक है। हाँ देखिए, अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रकाश की क्या होती हैं, बहुत सारी। आइंस्टीन ने ये बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। उन कणों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक है। वाटर में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला, यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो इसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन से बाबू बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को कंडीशन।
तो सबसे पहली कंडीशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ये कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कैसे काम करता है, सब चीजें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, ये पूछा जाता डेली लाइफ में इसके यूज क्या है, ध्यान दो इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। एक ये लाइन होती है जो सीधी लाइन, और एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जो होता है उसको साइंस में यानी कि फिजिक्स में परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये जो बाबू है ये अपना बेस हो जाता है। क्या होता है? बेस, यानी कि आधार। और इसकी अगर बात करें तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। हिंदी में अगर देखें तो नॉर्मल को अभिलंब कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। मान लो कोई प्रकाश की किरण है जो आ रही है, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण जो आ रही है तो कहाँ से आ रही है, ये भी दिमाग में आना चाहिए। तो जायज सी बात है, प्रकाश की किरण अगर है तो ये किसी ना किसी सोर्स से आ रही होती। बाबू अभी मेरा रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन ही 2-4 दिन पहले किया हूँ। कितनी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, देखो कितनी चीजें कवर कर दिया हूँ इतने दिन में, क्योंकि तुम्हारा कोई लॉस ना हो, तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। यानी कि किसी ना किसी सोर्स से आ रही होगी। सोर्स की अगर हम बात करें तो हो सकता हो सूर्य से आ रही हो सकता है ट्यूबलाइट से आ रही हो सकता है किसी टार्च से आ रही हो, किसी ना किसी सोर्स से ये आ रही होगी। समझे मेरी बात? तो इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे क्या है कि प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद क्या करती है, जब ये आधार से टकराती है तो टकराने के बाद फिर से वापस लौट जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर मैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का बचपन जो होता है वो बहुत अच्छा होता, बहुत सुंदर होता है। बचपन क्यों सुंदर होता है? इसलिए बचपन में ना तो आज की टेंशन होती ना तो कल की टेंशन होती है। खाली इतनी टेंशन होती है परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, बस, और कोई टेंशन नहीं। क्या फ्यूचर होगा, क्या बनना है, कब वैकेंसी आएंगी, किसी झंझट से हमें लेना देना नहीं होता है। बहुत सुंदर होता। बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, बचपन में टेंशन ना होने का एक और कारण है, बचपन बहुत बिजी होता है। सुबह आप 7 बजे स्कूल 8 बजे जाते थे, 8 बजे जाने के बाद 3 बजे आते थे, खाना खाते थे, 1 घंटा बीत गया, ट्यूशन टीचर आता था और ट्यूशन पढ़ते थे, फिर शाम हो गई। तो ठंडियों के दिनों में, ठंडियों के दिनों में अगर हम देखें तो ठंडियों के दिनों में क्या होता है, छत पे ही हम लोग नहाते थे, वहीं तेल साबुन क्रीम सब वहीं लगता था छत पे, सर्दियों के दिनों में, ठीक। तो हम आपस में भाई बहन जो होते थे, ऐसे हम लोग शीशा चमकाते थे। जरा ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो क्या कहते हैं कि हम यहाँ से शीशा चमका रहे हैं, शीशा को ऐसे किया मैंने, तो वहां पे जो बैठा है उसके आंख पे रोशनी लगी। अब पता चले भाई बहन के आंख पे रोशनी लगा रहा, बहन तुरंत चिल्लाई मम्मी, ठीक। तो मम्मी कही क्या हो गया भाई ने। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ से बहन पे जा रहा था रोशनी, तो इसका मतलब सूर्य से जो किरण यहाँ आ रही थी, यहाँ पड़ रही थी आधार पे, और आधार पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वहां जा रही थी। समझे? लेकिन जैसे उसने चिल्लाया मम्मी, तो भाई ने तुरंत शीशा को तिरछा किया। जब शीशा तिरछा किया तो जो ये लाइन पड़ आने वाली लाइन थी उसका एंगल चेंज हो गया, तो जो जाने वाली लाइन थी उसका भी एंगल चेंज हो गया। हो गया नहीं हो गया?
देखिए ऐसा नहीं है, बहन भी भाई पे रोशनी मारती थी, लेकिन भाई तो खुद ही महाकाल होता है, वो थोड़ी ना चिल्लाता मम्मी मम्मी। ध्यान दो इधर। तो जैसे जिनके भाई होंगे वो जानते होंगे। जैसे क्या कहते हैं, अब समझिएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और आधार बहुत चिकना होता है, तो इसी आधार पे पड़ने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है जिस मीडियम से वो आती है। समझे में आई बात? अब यहाँ पे देखो, ये अगर जो ये किरण आ रही थी, इसके द्वारा एंगल बनाया गया मान लो थीटा, तो जो रिफ्लेक्शन लाइन है इसके द्वारा, थीटा नहीं रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भगवान, देखो जैसे ये मान लो लाइन आ रही थी, तो यहाँ पे जो एंगल बना बाबू, इसको हम एंगल आई कहते हैं और इसको हम एंगल आर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ये वाली किरण हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश की कोई भी घटना पढ़ो, अगर वो किसी भी सोर्स से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई भी घटना हो, जो सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण है, उसको हमेशा आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंसिडेंस लाइन कहते हैं और इंसिडेंस का पहला अल्फाबेट आई होता है, इसलिए इंसिडेंस लाइन के द्वारा जो कोण बनाया गया वो इंसिडेंस एंगल होता है, यानी कि आपतन कोण होता है। इंसिडेंस एंगल का पहला अल्फाबेट आई है, इसलिए हमने इसको आई से रिप्रेजेंट किया। दूसरी, जब टकरा के किरण जाती है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन लाइन। रिफ्लेक्शन लाइन के द्वारा जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन का पहला अल्फाबेट आर है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट किए, आर से। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, कई सारी प्रॉपर्टी क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या क्रिएट होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहा जाता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। क्या होता है, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। साइन आई साइन आर नहीं, बहुत मारेंगे, ठीक है, इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटो और चुपचाप देखो। साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ जो है वो कहाँ लगता है बाबू, तो वो लगता है रिफ्रैक्शन में। थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो साइन यहाँ पे एंगल आई अपॉन एंगल आर जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अब इससे एक चीज समझिएगा बाबू, क्या समझना है, अगर ये इक्वल है तो जायज सी बात है, जब एंगल इंसिडेंस एंगल अगर 30 डिग्री हो तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, बताओ। अगर इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री हो तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, 30 होगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं बालक, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशिक किरण, ध्यान से सुनिए, यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशिक किरण, हो सकता है उसे आपतित किरण भी लिख दिया जाए, यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशिक किरण किसी सतह पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए पड़ती है, किसी सतह पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए पड़ती है, तो सतह पर बना, तो सतह पर बना परावर्तन कोण कितना होगा, सतह पर बना परावर्तन कोण कितना होगा, अब बताओ। 30 डिग्री होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन लैंग्वेज सेम होगी, हो सकता वो ये कह दे कि आपतन कोण जब पड़ती है तो आपतन कोण 45 बनाती है, और अगर आपतन कोण 45 हो जाएगा तो परावर्तन कोण कितना होगा, बोलो। तो परावर्तन कोण कितना होगा, 45 होगा। ये 60 वाले कौन है भाई, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है।
तो 45 हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक? अब देखो, समझ आया? बोलो। अब नेक्स्ट देखो, अगली प्रॉपर्टी इससे क्या बनती? अगली प्रॉपर्टी क्या पूछी जाती, जरा ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे एक आपतित किरण है, कौन सी? एक आपतित किरण है, दूसरी अभिलंब है यानी कि नॉर्मल, और तीसरी परावर्तित किरण है। और बेस जो होता है, बेस का काम क्या है? बेस का काम होता है माध्यम को बांटना। ऊपर मान लो n1 माध्यम है, नीचे n2 माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम को डिवाइड करती हैं, यानी कि मीडियम को क्या करता है? डिवाइड करता है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और क्रिएट होती है। इन तीनों किरणों की अगर हम बात करें तो तीनों किरणें n1 माध्यम में है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सी ऐसी घटना है जिसमें तीनों किरणें एक माध्यम में रहती हैं? तो तीनों किरणें समान माध्यम में रहती हैं, या कह सकते हैं एक माध्यम में रहती हैं। तो ये घटना कौन सी है भैया, जिसमें एक माध्यम में रहती हैं? तो एक माध्यम में रहती कौन सी घटना है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक। दूसरा, सोनाली तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा है? अभी अभी जस्ट आई हो, हैं? कौन सी टॉपिक हो रही है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा देवी जी, ठीक है। टाइम से आओगे नहीं? ठीक है, ओके क्षितिज बाबू। तो यानी कि सेम मीडियम में अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा फिनोमिना है लाइट का जिसमें तीनों रेज सेम मीडियम में होती हैं, तो उसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज इंसिडेंस लाइन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव लाइंस जो हैं वो तीनों की तीनों सेम मीडियम में हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अब देखो, अब हम बात करते हैं किस पे? अब हम बात करते हैं इसका डेली लाइफ में यूज क्या है। इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इतना आसान हर चीज नहीं होती। अगर इसका डेली लाइफ में यूज की हम बात करें, आज बाबू देखिए, अभी हमको बहुत सारी चीजें यहाँ की खुद नहीं पता है कि पीडीएफ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। आया हूं मैं कि डायरेक्ट सबसे पहली आपकी क्लास लिया है कि ताकि जो आपका सिलेबस छूट रहा है, आपका पेपर है, वो गड़बड़ाने ना पाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। जैसे क्या कहते हैं डेली लाइफ में क्वेश्चन, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्या कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंगों की अगर हम बात करें तो इन सातों रंगों का प्रकाश हम पर पड़ता है। परावर्तन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कलर दिखाई पड़ता है। ये बताओ तुम लोग, हमारी टी शर्ट कैसी, किस कलर की दिख रही तुम्हें? बोलो। हमारी टी हमारी टी शर्ट कैसी, ये बताओ सबसे पहले। ब्लैक दिख रही, बहुत अच्छे। यानी कि तुम लोग को नाइट विजन, कोई विजन में इशू नहीं है। अब समझो कैसे दिखती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति, एक देवी जी हैं, जो क्या कहते हैं, देवी जी हैं ये, ठीक है। इन्होंने रेड कलर का सूट वियर किया हुआ है। अब इनके बाल भी थोड़े लगा देते हैं, क्योंकि देवी जी को अगर बाल ना हो तो फिर बड़ा खराब लगेगा। नाक में कुछ पहना भी देते हैं, ठीक है। अब देवी जी हैं जो क्या कहते हैं, रेड कलर का वियर किए हुए हैं। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, देवता जी खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देवता नहीं, इनको हम थोड़ा कोई दूसरा कलर पहना देते हैं। इनको कलर पहना देते हैं हम, मान लो ग्रीन कलर पहना देते हैं। अब ये देवता हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का पहन रखा। मुंह तो इनका बहुत टेढ़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है इनको अपने आप पे कि ये देवी जी को ही देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं। ठीक।
ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मुंह टेढ़ा लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, लड़कों के साथ यही खास बात है, चाहे जैसा हो, चाहे जैसे कपड़े हो, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल हाई रहता है। देखिए समझिएगा, अब जैसे जब ये भाई साहब जो थे, इन्होंने देखा तो इनकी आंखों ने बता दिया कि देवी जी ने किस कलर का पहना है, रेड कलर का। अब हम ही हैं, हम किसी को देख रहे हों तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको देख रहे हैं वो हमको नहीं देखेगा। देवी जी भी बहक गई, थोड़ा इसको देखने लगी, तो देखिए ये ग्रीन कलर का पहना हुआ है, यानी कि इन दोनों को एक्चुअल कलर दिखाई पड़ रहे हैं कि कौन से कलर का कपड़ा वियर किया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे पता चल गया इन पे। अब जैसे ये जो है रेड कलर वाली देवी जी, इन पे अगर हम बात करें तो इन पर बाबू बहुत सारा लाइट गिर रहा है। एक रेड गिर रहा है, इन पर एक ग्रीन कलर का प्रकाश विबग्योर पूरा गिर रहा है, पूरा विबग्योर गिर रहा है, एक ये गिर रहा है, यानी कि जो 7 रंग का प्रकाश है, ये सातों रंग का प्रकाश इनके ऊपर क्या हो रहा है, गिर रहा है। सातों कलर का प्रकाश गिर रहा बालक। अब इन सातों कलर में जो सातों कलर के प्रकाश गिर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रेड कलर जो इसने पहना है, ध्यान से सुनना, जो रेड कलर को इसने पहना है, अब हम ही हैं, हम पर जो लाइट गिर रहा है इसमें 7 कलर्स का लाइट है, वो सारा हम पर गिर रहा है। वैसे 7 कलर्स का लाइट इसके ऊपर गिर रहा है। तो जो रेड कलर है वो क्या होता है, रेड कलर इन पर पड़ने के बाद, थोड़ा हम इसको प्लेन कर दें, एज्यूम कर लेना कि 7 रंग का प्रकाश इनके ऊपर गिर रहा है। अब रेड कलर का जो है, रेड कलर की अगर हम बात करें तो जो रेड कलर का लाइट इनके ऊपर पड़ा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया गया और ये रिफ्लेक्ट करके इनके आंख की रेटिना पर इमेज बना दिया। जैसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट हुआ, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर दिखता है कि वो वियर कर रखा है। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ये पता ही ना चलता कि किसने कौन से कलर का कपड़ा पहन रखा है। तो 7 कलर्स में 6 कलर्स ऐसे होते हैं जिनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो जिस कलर का हम पहने हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके कारण सामने वाले को दिखता है कि हम किस कलर का कपड़ा पहन रखे हैं। ध्यान रहे, तो यानी कि अल्टीमेटली अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल ये क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी भी रंग का वास्तविक रंग कैसे पता चलता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण पता चलता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण पता चलता है। अब इनके ऊपर भाई साहब के ऊपर सारा लाइट गिर रहा है, लेकिन जो इनके ऊपर ग्रीन गिर रहा है वही रिफ्लेक्ट होकर इनके आंख की रेटिना पे बना दे रहा। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण किसी भी वस्तु का वास्तविक कलर दिखाई पड़ता है। अब जरा एक चीज और सोचना, जैसे हमने पहन रखा है ब्लैक कलर, जब ब्लैक कलर किसी कोई वियर करता है, हैं, जब मान लो कोई व्यक्ति है जिसने ब्लैक कलर, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा वियर कर रखा है, ठीक, ये ठीक मान लो ये है भाई साहब, ठीक, ये वियर कर रखे हैं ब्लैक कलर का। अब ब्लैक क्यों दिख रहा है, इनके ऊपर कंडीशन क्या है, इनके ऊपर जो कलर सारे आ रहे हैं, 7 कलर, सातों रंग का जो प्रकाश गिर रहा है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर बहुत सारा लाइट गिर रहा है, तो सारे 7 कलर्स हैं उस लाइट में, 7 के 7 को एब्जॉर्ब कर ले रही हमारी टी शर्ट, इसीलिए सब कुछ हमारा टी शर्ट जो है वो आपको ब्लैक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। ठीक, हमारा टी शर्ट ब्लैक दिख रहा है। आधे लोगों को क्या भैया जरा बताना हमें, आधे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही। अब देखो, जब जैसे सूर्य का प्रकाश है या कोई भी प्रकाश है, जब सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो जाहिर सी बात वो गर्म होगी। इसीलिए ब्लैक कलर जो होता है उसको हॉट कलर कहा जाता है।
कैसा कलर कहा जाता है? हॉट कलर कहा जाता है। ठीक है। व्हाइट में क्या होता है? व्हाइट में जितना हमारे ऊपर लाइट गिरता है, 3 बजे MCQ का यूट्यूब पे बिहार अड्डा 247 चैनल पे क्लास होता है। ठीक है। अब दोबारा ये कमेंट किया तो ठीक नहीं होगा। तुम लोग परेशान कर लेते हो, पढ़ाने नहीं देते हो। ध्यान दो। यहाँ पे अब जैसे व्हाइट की कंडीशन की अगर बात करें तो व्हाइट में जितना लाइट हमारे ऊपर गिरता है वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देती है। जब सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी, एक भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो कोल्ड कलर माना जाता है। इसीलिए व्हाइट को कोल्ड कलर यानी कि ठंडा कलर कहते हैं, और जो काला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हॉट कलर बोलते हैं। समझ में आई बात? बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? सब लोग को क्लियर हो तो बोलो गुड परफॉर्मेंस। ठीक। व्हाइट कूल, हाँ। अगर आपको हॉट चॉकलेटी बनना है तो ब्लैक पहन के जाओ, अगर तुम्हें कूल बनना है तो व्हाइट पहन के जाओ। ठंडा कलर कौन होता है? ठंडा कलर व्हाइट होता है। अब ठंडा कलर का मतलब क्या? उसमें ठंडाहट थोड़ी ना लगती है। अब इतनी गर्मी पड़ रही, इतना टेम्परेचर, तो तुम सोचो वो फ्रिज और एसी थोड़ी ना है। लेकिन ये माना जाता है कि जो हमारा ये है ब्लैक, ब्लैक से कंपेयर करें तो वो ठंडा होगा। क्रीम कलर, वाह क्षितिज बाबू, गुड। क्रीम कलर्स, देखो भाई, क्रीम आइसक्रीम पे ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो बालक। ठीक। अब देखो, इसके अलावा नेक्स्ट क्या डेली लाइफ में यूज है? जैसे अब हम थोड़ी देर देवियों की बात करेंगे। लड़कों को तो नहीं हम कह सकते हैं, लड़कियों को हम जानते भी हैं और ये मानते भी हैं। जैसे देवियाँ कहीं पार्टी में जा रही हूँ तो तुरंत नहाने धोने के बाद बढ़िया मुंह धुली ही साबुन से, फिर भी मार क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन, पता नहीं क्या 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 लगा लेती हैं, लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? इसलिए लगाती हैं ताकि चेहरे पे चमक बढ़ जाए। ठीक, ताकि चेहरे पे क्या चमक बढ़ जाए, यही होता नहीं होता है? तो ये जो है, हालांकि हाँ, ग्लो बढ़ जाए, गुड परफॉर्मेंस। ठीक, चेहरा का चमक बढ़ जाए। देखो बाबू, हर चीज के पीछे, यहाँ पे इस धरती पे जितनी चीजें चमकीली दिखाई पड़ती हैं, उसके पीछे का कारण भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। हाँ, उसके पीछे का कारण भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। अगर क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ना होता तो यहाँ पे हर चीज काली नजर आती। रिफ्लेक्शन ना होता तो तुम्हारा शकल भी टी शर्ट की तरह काला होता। इवन तुम्हारे दांत भी टी शर्ट की तरह काले होते। अगर कोई चीज रंगीन दिख रही है, हम थोड़ा ज्यादा गोरे दिख रहे हैं, कोई थोड़ा कम गोरा दिख रहा है, कोई थोड़ा और ज्यादा गोरा दिख रहा है, तो ये सब जो आप देख पाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, कोई सुंदर है, कोई बहुत सुंदर है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई लो ब्यूटीफुल है, कोई हाई ब्यूटीफुल है, तो ये बालक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हर चमकती चीज का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब बताते हैं बालक कैसे होता। क्या है, जैसे मैं हूँ, अभी जैसे मैं नहाया धोया, ऐसे क्या कहते हैं मुंह उठा के चला आया, पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, क्योंकि हम तो कोई क्रीम पाउडर फाउंडेशन लगाते नहीं। अभी मैं क्रीम पाउडर फाउंडेशन खूब चिपका लेता तो क्या होता, जब हमारे ऊपर लाइट गिरती तो उसका रिफ्लेक्शन पावर बढ़ जाता, और जैसे रिफ्लेक्शन पावर बढ़ता तुरंत हम बहुत चमक रहे होते, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे होते। तो ये बालक मोह माया है, केवल क्रीम पाउडर। इसका अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ी कह सकते हो सुंदरता इंक्रीज हो जाती है, और कोई इसके पीछे का लॉजिक नहीं होता है। हर चमकती चीज के पीछे का कारण रिफ्लेक्शन है। जैसे क्वेश्चन पूछता है और आप भी पढ़ते हो, कहते हो कि जो शुक्र ग्रह है, वीनस जिसको आप कहते हो, शुक्र ग्रह है, ये चमकीला दिखाई पड़ता है। तो चमकीला अगर दिखाई पड़ता है
तो किसके कारण चमकीला दिखाई पड़ता है बालक? तो शुक्र ग्रह अगर चमकीला है तो किसके कारण चमकीला दिखाई पड़ता है? ठीक, चमकीला है, चमकीला दिखता है। तो किसके कारण? तो ये रिफ्लेक्शन के कारण चमकीला दिखता है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो शुक्र भी काला होगा। अब एक चीज और जान लो, समझे? हाँ, शुक्र ग्रह चमकीला है। अभी तुम अपने गाड़ी को ही है धो के बढ़िया अच्छे से उसमें पॉलिश वॉलिश लगा दो, गाड़ी चमकने लगती है, रिफ्लेक्शन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए समझे? जैसे, लेकिन याद रहे, रिफ्लेक्शन जितना अच्छा कब होता है? जितना कोई चीज चिकनी होगी रिफ्लेक्शन उतना अच्छा होगा। जितनी कोई चीज चिकनी होगी रिफ्लेक्शन उतना अच्छा होगा। जैसा अभी तुम ही हो या हम ही हैं, हम मार जैसे ऐसी क्रीम लगा लें जो हमारा चेहरा और खुरदुरा हो जाए तो रिफ्लेक्शन बेकार हो जाएगा, तो और पता चले कहाँ चमकने की जगह क्या कहते हैं और करिया नजर आने लगेंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि रिफ्लेक्शन तब लो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कहीं बढ़िया दीवार हो जो पुट्टी से पुती हुई हो, चिकनी हो, उस पे टॉर्च मारो तो पूरे रूम में उजाला हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है लाइट। और कोई खंडहर हो, उस खंडहर में टॉर्च मार दो तो क्या पूरे रूम में उजाला होता है? वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लाइट को। समझ रहे हो? यानी कि जैसे चंद्रयान 3 अभी गया है, आपको पता है कि चंद्रमा पे एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चंद्रमा पे गड्ढे सबसे ज्यादा हैं, और गड्ढे सबसे ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा क्यों इतना काला दिखता है? क्योंकि सूर्य की उस खंडहर में गड्ढे हैं, तो सूर्य की किरण जब अंदर जाती है तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है गड्ढों में, इसलिए वहां चमकता कोई चीज चमकीला नहीं दिखता है, वहां पे अंधेरा ज्यादा दिखता है। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है यहां तक? हाँ, सैलून में जाके फेशियल करवाते हैं लड़के लोग। लड़के लोग करवाते हैं तो करवाने दो देवी जी, हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि लड़कियां ही करवाती हैं। मतलब ज्यादातर क्या कहते हैं इन चीजों में लड़कियां होती हैं। ठीक, श्रृंगार लड़कियों के लिए बना है, लड़कों के लिए नहीं। वो मूर्ख हैं जो करवाते हैं, हमको लगता है। ध्यान दो, अगला देखो, अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन, अगली हेडिंग अपनी जो है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये है बच्चा क्या? ये है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रकाश का अपवर्तन, वैसे मैं कोशिश करता हूं एक एक चीज आपको क्लियरली समझा ले जाऊं। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे इसमें भी सेम डायग्राम ड्रॉ होगा। ये बालक बेस है, ठीक है, और बीचों बीच में मान लो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है अभिलंब। अब क्या है कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आने दो। ठीक, ये जो है प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ठीक, ध्यान दो बालक। अब जब ये किरण अपवर्तन की घटना, अब देखो आधार का काम क्या होता है? इसका काम होता है मीडियम को डिवाइड करना। ऊपर का मान लो n1 है, नीचे का मान लो n2 है। अपवर्तन की घटना कहती क्या? अपवर्तन की घटना ये कहती है कि जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई इंसिडेंस लाइन इंटर टू वन एंड अदर मीडियम, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किरण सीधे ना जाकर अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है। यानी कि जो ये वेव है ये डाइवर्ट होगी। डाइवर्ट का मतलब होगा कि ये अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। अब विचलित होकर कहाँ जाएगी? जैसे बाबू लोग तुम्हारी, जैसे तुम लोग हो, अभी मान लो पापा तुमको कहें बालक चले जाओ, क्या कहते हैं, मान लो तुम स्कूल जाते हो,
अब स्कूल तुम जा रहे हो, जा तो सीधे तुम्हें स्कूल जाना था, लेकिन पता चले तुम रास्ते से डाइवर्ट हो गए। अब रास्ते से डाइवर्ट हो गए तो स्कूल नहीं कहीं और चले गए। अब जब कहीं और तुम चले गए, घर वालों को पता चला कि भैया हमारा स्कूल, बिटिया हमारी स्कूल नहीं पहुंची है या पहुंचा है, तो वो घर वाले क्या सोचेंगे? घर वाले ऐसे 2 ऑप्शन ढूँढते हैं कि या तो हमारा बच्चा यहाँ गया होगा या तो हमारा बच्चा यहाँ गया होगा। ये किस पर निर्भर होता है? घर वाले तुम्हारे जो दोस्ती है, जिस मंडली के तुम अध्यक्ष हो, उनके आधार पे ही तो ये डिसाइड करेंगे कि मेरा भैया किधर गया होगा? बोलो, इसी पे तो डिसाइड करेंगे। तो अगर ये प्रकाश की किरण जो है ये डाइवर्ट होती है, तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा मीडियम पर। किस पर निर्भर करेगा? मीडियम पर। हम मान लें अगर डाइवर्ट होगी तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये हो सकती है, या हो सकता है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, यानी कि अभिलंब के पास आए। हो सकता है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो, अभिलंब से दूर जाए। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक साइड ही होगा। तो ये वाली किरण को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंस लाइन। और ये वाली किरण जो होगी ये कौन-सी होगी? ये होगी अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्शन लाइन। ठीक? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्शन लाइन। ठीक? तो ये वाली अपवर्तित हो जाएगी, रिफ्रैक्शन लाइन। यहाँ पे बाबू जो एंगल बनता है, ध्यान दो, ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं ये साइन आई होता है। क्या होता है? साइन आई होता है। और जो यहाँ पे एंगल बनता है इसको हम साइन आर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन आर कहते हैं। इसको स्नेल साहब ने समझाया था, इस रूल को जरा समझ लेना। तो इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। पहले इसको केवल ऐसे समझ लो, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है क्या? ठीक, स्नेल का नियम। स्नेल साहब ने बताया था म्यू ऑब्लिक यन। म्यू भी लिख सकते हैं, यन भी लिख सकते हैं, अभी बताएंगे क्यों। ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अभी आप लोगों को समझाते हैं। 1/r नहीं होता, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो म्यू हमने सिंबल लिखा है, म्यू, हाँ, म्यू या यन, ये रिप्रेजेंट करता है मीडियम को। कभी जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, यानी कि स्नेल का नियम क्या है। तो जब स्नेल का नियम की बात करता है, तो स्नेल का नियम की जब हम बात करें तो हमेशा याद रखना, स्नेल का जो नियम होता है उस नियम की जब हम बात करते हैं तो स्नेल का नियम तो स्नेल का नियम की अगर बात करें, स्नेल का नियम की अगर हम बात करें तो स्नेल का जो रूल होता है उसमें फार्मूला ही डायरेक्ट क्या कहते हैं पूछा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू जो है वो बताता है किसको? तो म्यू बताता है किसको? तो म्यू बताता है किसको? माध्यम को। माध्यम का मतलब यानी कि अपवर्तनांक को बताता है। अब अपवर्तनांक कैसे? देखो ध्यान दो, अपवर्तनांक क्या होता है? किसी भी मीडियम का एक अपवर्तनांक होता है। थोड़ा माध्यम के बारे में डिस्कस कर लें, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। माध्यम की अगर हम बात करें, यहीं पे कहीं चिपका दें, चलो यहीं समझाते हैं। ठीक, n1 n2 को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और माध्यम को समझा देते हैं। देखो ये मान लो n2 है नीचे का, और ऊपर का मान लो, ऊपर मान लो n1 है। ठीक है, ये n1 है। माध्यम की अगर हम बात करें तो माध्यम क्या बताते हैं? जैसे अगर हम मीडियम देखें कि मीडियम कितने टाइप का होता है, ठीक, ये ध्यान दो। तो मीडियम जो होता है ये 2 टाइप का होता है। जब हम कहते हैं तो कहते हैं एक सघन होता है जिसको हम कहते हैं डेंस मीडियम।
दूसरा रेयर होता है, जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम। देखिए, डेंस और रेयर में फर्क आपको पता होना चाहिए। डेंस का मतलब होता है जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, जिसका घनत्व ज्यादा हो। सघन का मतलब होता है घनापन, ठीक है। विरल का मतलब होता है दूर दूर, जैसे पेड़ लगे होते हैं, दूर दूर लग जाए तो हम कहते हैं विरल हैं, पास पास लग जाए तो हम कहते हैं सघन हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर माध्यम सघन है, ठीक, तो याद रखिएगा, माध्यम अगर सघन है तो अपवर्तनांक उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, यानी कि डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर विरल है तो बाबू अपवर्तनांक कम होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा। थोड़ा गलत लिख गया, चलो कोई नहीं, अपवर्तनांक इसको एक ही बना दो, ठीक, अपवर्तनांक कम होगा। और अगर क्या कहते हैं कि घनत्व की बात करें तो घनत्व भी इसका क्या होगा? कम होगा। अब देखो, माध्यम होते कितने टाइप के हैं? हाँ, अपवर्तनांक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या कहते हैं, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। मैं बताया तो। अब जैसे मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं ये हमको पता होने चाहिए। मीडियम 3 होते हैं हमेशा। एक हमारा मीडियम होगा सॉलिड, और दूसरा मीडियम होगा लिक्विड, तीसरा मीडियम जो होगा वो होगा गैस। अब देखो, एक चीज ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे लिक्विड में भी दो ऐसे लिक्विड हो सकते हैं जिसका एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, दूसरा ऐसा हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल तुमको देते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, सर्वाधिक, ये बताना सर्वाधिक किसका है, ठीक, सर्वाधिक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्वाधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका है? पहला ऑप्शन जो है, चलो मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन हमने आपको दिया है शहद, दूसरा हमने आपको ऑप्शन दिया है तेल, तीसरा हमने आपको ऑप्शन दिया है पानी, क्या? पानी, चौथा हमने आपको ऑप्शन दिया है, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो आंसर बताओ, सब लोग कमेंट करके आंसर बताओ। अच्छा, यही होता है, ज्यादा ज्ञान जो होता है वो लोटिया डुबो देता है, पता। ज्यादा ज्ञान जो होता है वो लोटिया डुबो देता है। चलो, अब ये छोड़ दो, इंडेक्स छोड़ दो। इन चारों में तुम्हें यह बताना है कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट ऑप्शन का, शहद का। तो जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो अगर पूछा गया है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो किसका होगा? हनी का होगा। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम किसका होगा, तो मिनिमम किसका होगा? पानी का होगा। किसका होगा? पानी का होगा, ठीक है। अब एक चीज हम ये क्यों बता रहे हैं, ठीक, इसलिए हमने बताया कि आप देखोगे तो ये तीन यहाँ पे दिए हैं, तीनों के तीनों क्या हैं? लिक्विड हैं।
तो ये जरूरी नहीं है अलग अलग आपको सॉलिड दे, अलग अलग सॉलिड और लिक्विड अलग अलग पूछे। ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड ही दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एक मीडियम जो है जैसे लिक्विड मान लो, उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाफ पे भी कई मीडियम तैयार किए जा सकते हैं। समझ में आई बात? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो, थोड़ा टेक्निकलिटी इसमें है, थोड़ा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ, जितना गाढ़ा होगा डेंसिटी उतना ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो, चलो आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। अब देखो ये कब जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई इंसिडेंस लाइन, ठीक, जब कोई इंसिडेंस लाइन रेयर टू डेंस मीडियम में इंटर करती है, कौन से? रेयर टू डेंस मीडियम में इंटर करती है इंसिडेंस लाइन, तो हमेशा क्या होती है? टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है। टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब अभिलंब की ओर जाएगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ऊपर n1 का मीडियम मान लो, n1 जो है n1 का n1 का अगर हम देखें, n1 अगर मान लो रेयर मीडियम है और नीचे का अगर मान लो क्या है? डेंस है, तो जब कोई इंसिडेंस लाइन रेयर टू डेंस मीडियम में इंटर करती है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, यानी कि अभिलंब की ओर क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी ओर बढ़ेगी? अभिलंब की ओर बढ़ेगी। अब अभिलंब की ओर अगर हम देखें, अगर क्या कहते हैं अभिलंब की ओर बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा, अभिलंब की ओर अगर बढ़ती है तो इस साइन आर का वैल्यू क्या होगा? जैसे ये लाइन है, इसको हमने इधर की ओर दबाना शुरू किया तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? साइन आर एंगल जो है उस एंगल का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? साइन आर का एंगल, साइन आर जो एंगल है वो कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि ये लाइन जितना इधर आएगी उतना ज्यादा डाउन होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बाबू ये पूछा जाएगा, जब कोई आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस लाइन विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि इंटर्ड रेयर टू डेंस मीडियम, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास जाती है। इस दशा में जो अपवर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। पहले ये प्रॉपर्टी पूछी जाती थी तो ये पूछा जाता था कि वो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो पास आने वाली घटना का ऑप्शन होता था। अब ये पूछेगा कि इसके एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आया? बोलो, समझ में आया? बोलो फटाफट। बहुत अच्छे। जितना डेंस होता जाएगा उतना कम होता जाएगा। अब देखो, थोड़ा इसको उलट देते हैं। उलटते हैं तो क्या हम कहेंगे कि अब ये क्या डेंस से रेयर में जाएगी। जब क्या कहते हैं कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई आपतित किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि रेयर से यानी कि डेंस से रेयर मीडियम में इंटर करती है, तो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, यानी कि अभिलंब से दूर जाती है। और अगर अभिलंब से दूर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? हाँ,
तो इस सिचुएशन में ये क्या होता, बढ़ जाता है। मीडियम को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी म्यू की जगह यन भी लिखा हो सकता है, इसलिए क्या कहते हैं, यन आए तो ठीक है और म्यू आए तो ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ये हमेशा मीडियम की वैल्यू पर निर्भर करता है कि मीडियम कैसा लिया जा रहा है, उस हिसाब से इसका वैल्यू निकल के आता है। इंटर में आप लोगों ने एयर एंड ग्लास की रिलेशन पढ़ा होगा, एयर एंड वैक्यूम का रिलेशन पढ़ा होगा, वाइस वर्सा समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? कोई डाउट बोलो, कोई डाउट इसमें? अब देखो, अभी आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कौन से आते हैं? अभी तक तो प्रॉपर्टी है। कोई बात नहीं सुषमा जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा। जो आपको समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, मेरी पूरी कोशिश है कि आर्ट साइड वाले को भी समझा लिया जाए। निखत रहमान, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हैं, क्या दिक्कत है बताओ देवी जी तुमको? बालक प्रॉपर्टी हैं, आर्ट साइड वालों को बहुत फास्ट बता देंगे, समझ नहीं आएगा, उनको भी तो मास्टर बनाना है। ठीक है, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा जब अपवर्तन की घटना होती है तो माध्यम बदलता है। जैसे तुम लोगों को बचपन में एक क्या कहते कविता पापा ने सुनाया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुने हो नहीं सुने हो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुने हो? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी कि इसका मतलब है ट्विंकल ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्यों? तो इसका कारण है अपवर्तन। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो कभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पोयम बना ही ना होता। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे खड़े होकर कई मीडियम के उस पार हम देखते हैं स्टार्स को, तो वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ट्विंकल ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? बोलो, रिफ्रैक्शन पर निर्भर करता है। तो तारों का टिमटिमाना हो गया, लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा और टाइम भी लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना बाबू, ठीक, दोबारा रिकॉर्डेड देख लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन पूछता है, कांच में आई दरार का चमकना। क्या होता है जब कोई ग्लास होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें जो स्क्रैच आ जाते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तुम लोग नोट कर लिया करो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब मैं बोलता हूँ। ठीक, उसमें जो स्क्रैच आते हैं, क्रैक आता है, तो वो क्रैक चमकता हुआ दिखता है। इसके पीछे का कारण भी क्या है? तो इसके पीछे का कारण भी अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा नहीं, ये माफी चाहते हैं, कांच पे आई दरार का चमकना रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सॉरी 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 सॉरी। दूसरा क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन के कारण रिफ्रैक्शन के कारण जितनी भी चीजें हैं वो ब्लू दिखाई पड़ती हैं। जैसे आपसे कहा गया कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, चलो लिख दे रहे हैं भाई। ठीक, तो पहला, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक, टिमटिमाना, एक ही लैंग्वेज लिखेंगे, ट्विंकल ऑफ स्टार। ठीक, तारों का टिमटिमाना गलत हो गया, टिमटिमा लिख गया है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, ठीक, पृथ्वी का नीला होना दिखना, पृथ्वी, आसमान, पानी। ठीक, आसमान, पानी, ये तीनों चीजें हम कहते हैं ना नीली दिखती हैं।
तो किसके कारण नीली दिखती हैं? ठीक, पानी नीला दिखना, तीनों चीजों के लिए। तो आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। नहीं भाई, ये भी माफी चाहते हैं, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो गया दिमाग में, ध्यान देना, इसको रिमूव कर देना, नीला नहीं होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। पानी में पड़ी हुई, लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। पानी में पड़ी हुई टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली, परख नली तिरछा दिखती है, तिरछा दिखती है। ठीक, यहीं पे देखिए, कभी ये परख नली पूछता है, कभी यहाँ पे स्टिक पूछता है, कभी यहाँ पे क्वाइंस पूछता है। माफी चाहते हैं, उसको रिमूव कर लेना जो हम पहले लिखा दिए थे। ठीक है, थोड़ा डाउट आ गया था। ठीक, अब कोई कॉपी किताब रखते नहीं तो ऐसा हो सकता है 19-20 कभी। ठीक, तो इसको बिल्कुल माइंड ना करिए। देखिए, तो जैसे क्या कहते हैं, पानी में पड़ी हुई परख नली है, जैसे पानी में क्या कहते हैं, पड़ा हुआ स्टिक है, जैसे पानी में क्या कहते हैं, पड़ा हुआ कॉइन्स है, ये क्या कहते हैं, तिरछा दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पीछे का कारण भी अपवर्तन होता है। एक बार आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा था, मैं मेला गया था। आप जानते हैं गांव वगैरह में मेला का आयोजन होता है। पूरे भारत में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का आयोजन होता है। मेला तुम लोगों में भी पूछा जाएगा, एक मेला दरगाह, इससे क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वहां पे मेला गया तो एक आदमी ग्लास में पानी रखे चिल्ला रहा, सिक्का सीधे डालो 500 के 1000 ले जाओ, सिक्का सीधे डालो 500 के 1000 ले जाओ। लेकिन उसने कहीं साइंस पढ़ लिया होगा, वो मूर्ख बना रहा था गांव वालों को, क्योंकि सिक्का तुम डालोगे तो सीधे, ठीक, सिक्का तुम डालोगे तो सीधा, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण सिक्का दिखेगा कैसा? तो सिक्का कैसा रिफ्रैक्शन के कारण दिखेगा? वो दिखेगा तिरछा। बाल्टी में डालो, ग्लास में डालो, टैंक में डाल दो, तुम्हारी, तुम इच्छाधारी लोग हो, जिसमें इच्छा है उसमें क्या कहते हैं डालो। ठीक, वो रिफ्रैक्शन के कारण दिखेगा, भरा होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन देखो, बाल्टी जानते हो, बाल्टी है, तालाब है, तालाब, बाल्टी तालाब, एक ही में दोनों क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। में भरा साफ पानी, साफ पानी होने पर सरफेस यानी कि सतह उठी हुई दिखती है, उठी हुई दिखती है। तो उठी हुई क्यों दिखती है? ये भी कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। क्योंकि बाबू हम लोग क्या पानी वाले मीडियम में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? पानी वाले मीडियम में देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हमें महसूस हो रहा है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? फटाफट बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट बोलिए। अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी? अगली हेडिंग जो अपनी होगी वो होगी क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या फर्क होता है, इतना जान लो सबसे पहले। देखिए, परावर्तन जो था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, थोड़ा क्या कहते हैं इसको, ये क्या, चलिए देखिए, हम थोड़ा इसको सोच रहे थे छोटा कर दें, लेकिन छोटा नहीं हो रहा। अरे हो गया, ये तो दिक्कत हो गया, ये कहीं और चला गया लगता। चलो, गलत जगह जा रहा। देखिए बालक, समझा देते हैं। देखिए, परावर्तन, ध्यान दीजिए, पिछली स्लाइड पे आ जाओ। ठीक, रिफ्लेक्शन को देखो, रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में अगर देखें
तो यहाँ पे जो लाइन आती थी वो बेस यानी कि सरफेस से टकरा के ही वापस चली जाती थी। इसको हमने कहा ये परावर्तन है। अब एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों में हो तो परावर्तन ही रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इतना जान लीजिए। तो ये केवल परावर्तन है। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके नाम से ही क्लियर है। जैसे मान लो ये बालक क्या है, आधार है, बेस है, क्या है, बेस है, और यहाँ पे बीचों बीच में नॉर्मल है, ठीक, यानी कि अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक। अब क्या हुआ, जब कोई यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है, किसकी किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, प्रकाशिक किरण जब आती है तो ये क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ऊपर का माध्यम कैसा है, सघन है, यानी कि डेंस है। नीचे का माध्यम कैसा है, रेयर है, यानी कि विरल है। तो जब विरल होगा तो ये क्या होगा, इधर की ओर भागेगी, और ज्यादा विरल हो तो और इधर भागेगी। ऐसे अगर डेंस रेयर होता गया तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये बेस के ऊपर लाइन चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी, और जब ये बेस के ऊपर क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण जो होती है, यानी कि जो क्या कहते हैं हमारी रिफ्लेक्शन लाइन है, जब ये बेस के ऊपर चढ़ेगी तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये बेस को भी पार कर जाएगी तो ये उसी मीडियम में वापस चली गई जिस मीडियम से आई थी। समझे? अब इसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या है, इसका नाम है, हिंदी से थोड़ा समझिएगा समझ जाओगे, कहते पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूरा अंदर तक जाने के बाद फिर परावर्तन हो जाना। और केवल परावर्तन तो अंदर जाना ही नहीं है, सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाना है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन में सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होती है, और क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पूरा अंदर तक जाती है, फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई लाइट वेव यानी कि हम कह सकते हैं इंसिडेंस लाइन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इंटर टू वन अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बोलो, समझ में आ गई बात? बोलो भाई, सबको समझ में आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या कहते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, ये समझ में आया? बोलो, डिफरेंस समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो वही, अब इसके क्वेश्चन भी जान लो। तो इसके क्वेश्चन हम ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है डिजर्ट फॉर्मेशन ऑफ मिराज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। मरीचिका होता क्या है, इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब अब दो चीजें यहाँ पे बनेंगे, एक तो इसमें चमकदार क्वेश्चन भी होंगे, चमकने से रिलेटेड। क्योंकि चमकने से रिलेटेड इसलिए होंगे क्योंकि जो क्या कहते हैं चमकने से रिलेटेड इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन इसमें भी होता है, ठीक। दूसरा, इसमें भ्रम होने वाले क्वेश्चन होंगे। आप केवल डिजर्ट ही नहीं, ठीक, आप जब रोड पे इल्यूजन होता है, बिल्कुल, जब आप रोड पे चलते हैं तो दूर से देखते हैं जो, तो ऐसा लगता है रोड पे पानी भरा हुआ है। जो आप पानी भरा हुआ आपको महसूस होता है गर्मियों के दिनों में, उसी को मिराज कहते हैं। इसी प्रकार से जब छिछले रेगिस्तान में हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन ये बच्चा धोखा है। क्या है? धोखा है। तो उसी को मिराज कहते हैं, हिंदी में मरीचिका कहते हैं। तो यानी कि पहला क्वेश्चन जो आता है तो पूछता है मरीचिका यानी कि मिराज का बनना, ठीक, मरीच का यानी कि मिराज का बनना, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा चमक से रिलेटेड पूछता है,
देवियों की फिर बात आ गई है, ठीक? जैसे एक और अच्छी बात तुमको आज बता देते हैं। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें देवियों के बारे में हर चीज़ अच्छा समर्थन करती है। कहती है देवियों में ये अच्छा है, देवियों में ये ज़्यादा होता है। सब कुछ फिजिक्स पूरा देवियों के समर्थन में है, लेकिन बायोलॉजी पूरा देवताओं के समर्थन में है। जैसे बायोलॉजी कहती है देवियों को दिमाग कम होता है, बायोलॉजी कहती है देवियों के खून कम होता है, बायोलॉजी कहती है देवियों के क्या कहते हैं अर्थराइटिस जल्दी होता है। सब कुछ देवियों में कमी बताती है बायोलॉजी। समझ रहे हो? फिजिक्स इक्वल्स टू देवी। हे भगवान, हे भगवान ना करो, इधर समझो, ठीक है? ये हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को सब डिस्कस करेंगे, बताएंगे। अभी बायोलॉजी अब 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि खत्म होने पे है फिजिक्स। ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कहते हैं, अगर हम देखें मरीज का हो गया, तो डायमंड की हम बात कर रहे थे। डायमंड देवियों को पसंद होता है, तो डायमंड का चमकना जो होता है ये किस पर आधारित होता है? तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग यहां डाल देते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। एक और देवियों को हमारा एक सलाह है, एडवाइस है। एडवाइस ये है क्योंकि हीरा जो होता है उसका बेटा फेस वैल्यू होता है, उसका मेन वैल्यू नहीं होता है। अगर आप 1 लाख की अपने लिए डायमंड की रिंग लेकर आते हो, उसको आप 6 मंथ तक यूज करते हो, फिर आप बेचने जाओगे तो 20-25 हजार की ही बिकेगी। समझे? क्योंकि उसका मेन वैल्यू नहीं होता है, उसका केवल फेस वैल्यू होता है। इसलिए ये केवल फैशन के दौर में, कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि डायमंड जो है वो एक प्रकार का स्टोन है, रत्न होता है, डायमंड कोई मेटल नहीं होता है, इसलिए उसका मेन वैल्यू नहीं होता है, फेस वैल्यू होता है। ठीक, हाँ, महंगी में एक्चुअल मेन वैल्यू जो होती है वो मेटल्स की ही होती है। जैसे सबसे महंगी मेटल कौन सी? प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड जिसको कहा जाता है, डायमंड का भी पिताजी ही समझो। तो डायमंड का चमकना, जैसे क्वेश्चन पूछता है पानी में पड़ी परख नली, ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए। पानी में पड़ी परख नली, परख नली, परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब का चमकना। तो ये जो पानी में पड़ी हुई परख नली होती है, टेस्ट ट्यूब जो होती है, ये बालक चमकती हुई दिखाई पड़ती है। अगर ये चमकती पूछ रहा है तो आंसर परावर्तन से रिलेटेड दिमाग लगा लेना, क्योंकि परावर्तन का मतलब चमकना होता है। और अगर ये तिरछा है तो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन कैसे होगा? ये चमक रही है, ये तिरछा दिखती, तब बालक रिफ्रैक्शन था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये आंसर इसका। सुप्रिया, ध्यान दो, समझे? क्योंकि ये क्या है? चमक रही है। चमकना है कहीं पे लिखा क्वेश्चन में तो पक्का है उसमें आंसर रिफ्लेक्शन वाला ही होगा। ठीक, तो पक्का है उसमें रिफ्लेक्शन वाला ही आंसर होगा। तिरछा दिखाई पड़ती है तो रिफ्लेक्शन है। समझे? हाँ, जैसे यहीं पे वो क्वेश्चन है जो उसमें मिस्टेक होके गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज होते हैं, इसलिए मिक्स हो सकते हैं, इसलिए जैसे अभी हमसे ही मिक्स हो गया था, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कांच वाला क्वेश्चन जो बता रहे थे, कांच में आई दरार का चमकना, कांच में जो स्क्रैच आते हैं वो भी किसके कारण चमकते हैं? ठीक, तो चमक रहा है तो चमकना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कांच में आई दरार का चमकना किसके कारण चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ग्लास में जो क्रैक होता है। हाँ, अब जरा एक बार सब लोग गुड परफॉर्मेंस बोल दो, कह दो समझ में आ गया है। क्योंकि ये इसी चैप्टर में 2 चैप्टर ऐसे फिजिक्स में हैं जिसको पढ़ाने में हमें समय लगता है। एक है इलेक्ट्रिसिटी
और दूसरा है लाइट लेंस मिरर। ठीक, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आराम से पढ़ना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि आर्ट साइड के बच्चे भी हमसे पढ़ रहे होते हैं, तो हम तो उसको मान के पढ़ाते हैं जो ज़ीरो है, जिसने कभी नाम नहीं सुना है। ठीक, और समझाना सबको हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सबको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग जो अपनी आएगी, वो अगले दिन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या नाम है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सर आप छोड़ दीजिए निखत रहमान, हम भी छोड़ रहे हैं, बिकॉज हमको भी भूख लगा है। भूख तो हमको भी लग गया है, समझे? तुम लोगों से कभी कभी मैं भी बच्चा बन जाता हूँ तुम लोगों के साथ, हैं? इतना भी प्यार ना दो कि हम पता चले हम भी तुम्हारे साथ खेलना कूदना शुरू कर दें। और हाँ सुनिए, सभी लोगों के लिए नोटिस मैंडेटरी है। ठीक, आज तो बायोलॉजी का इवेंट लग गया 3 बजे। 3 बजे इसी का 3 PM पे इसी का क्या कहते हैं फिजिक्स के MCQ कराएंगे। या बोलो अगर तुम लोग इस समय रेडी ना हो तो एक समय 10 PM भी ले सकते हैं। बताओ 10 PM तुम्हें शिक्षक बनाना है, ये मैंने ठाना है। ये मैंने ठाना है कि तुम्हें मास्टर बनाना है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बालक थोड़ी मेहनत कर लो, 15 दिन की बात है। समझ रहे हैं? 3 PM, चलो 3 PM पे आओ, सब लोग का मेजॉरिटी 3 PM है, तो 3 PM पे ही इवेंट लगा है। आज तो लगा है बायोलॉजी का, ठीक है, आज बायोलॉजी कर लो, ठीक है। और दूसरा कल से यहीं पे फिजिक्स का होने लगेगा, और रात 10 बजे जो होगा वो क्या कहते हैं उसका हम बायोलॉजी का कराएंगे, ठीक है। रात 10 बजे बायोलॉजी कराएंगे, और क्या कहते हैं जो सुबह होगा मतलब दोपहर में होगा वो हम फिजिक्स कराएंगे। ठीक, समझे? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये चैप्टर थोड़ा तगड़ा है, थोड़ा अच्छा है, इसलिए क्या कहते हैं कि हाँ PDF जरूर हम सेव करें हैं। आज हम पूछेंगे जहां से जिस रास्ते से आप तक PDF पहुंचती है उस रास्ते से आपको PDF पहुंचाई जाएगी। आप सभी लोग टाइम नोट कर लो, नहीं तो अगले दिन मैं क्लास लगा दूंगा तुम लोगों की, क्योंकि तुम लोग बात नहीं मानते हो। 15 दिन मान लो बेटा, सोना नहीं है, समझ रहे हो? जीवन भर सोना है, जीवन भर मौज करनी है, जीवन भर आराम फरमाना है, जीवन भर अच्छे से खाना है, जीवन भर अच्छा खाना है। तो 15 दिन हम त्याग कर सकते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं कि खाना पानी सब छोड़ दिए, खा लेते हैं, लेकिन 15 दिन का शेड्यूल बना लो। जब तक जगना है तब तक पढ़ना है। एक ही नारा है, जब तक जगना है तब तक पढ़ना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बेटा किस्मत से सब कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं जब मेहनत रंग लाती है तो नसीबों को भी झुकना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। जब मेहनत रंग लाती है तो नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो यानी कि जो अपने नसीब से अपनी सीट लेना चाहते होंगे, और अगर आपकी मेहनत लगातार अच्छी है तो उनका नसीब झुक सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मेहनत करिए, हम मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमें दीजिए इजाजत, अब मिलेंगे कल, और वैसे पेड क्लास में कल, और आप वहां पे आ जाइए। PDF के लिए मैं आज बात कर लेता हूँ, जिस रास्ते से जिस गली मोहल्ले से आप तक पहुंच सकती है पहुंचाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।